नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आइए, कल हमने जो पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में दो गवर्नर पुर्तगीज़ के पढ़ चुके थे। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप जो हम बताते चलें उसका आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आपको 2 दिन याद रहेगा, 1-2 दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप खुद का नोट्स बनाइए, इनको देखते चलिए और साथ साथ हमारे नोट्स बनाते चलिए। चलिए चलिए आज हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं तो जो पुर्तगीज़ थे उनका जो तीसरा गवर्नर हुआ था वो बना था तुम्हारा 1529 से 1538 तक रहा था। तो उसका जो नाम था वो क्या था? नीनो दी कूना। पुर्तगीज़ों का जो तीसरा गवर्नर हुआ था वो नीनो दी कूना हुआ था। इसी के समय में कुछ बातें होती हैं। जैसे पहली बात जो है वो 1530 में जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो कोचीन हुआ करती थी। इनकी राजधानी पुर्तगीज़ की राजधानी हुआ करती थी वो कोचीन हुआ करती थी। अब कोचीन को बदलकर 1530 में ही कोचीन को बदलकर राजधानी जो थी वो गोवा कर दिया गया था। तो पूछा जाता है कि 1530 में पूछा जाएगा आपसे कि नीनो दी कूना के समय में जो राजधानी हुआ करती थी पुर्तगालियों की वो कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित की गई थी 1530 में। आगे बात करते हैं इसी की सीरीज़ में। जैसे आगे जो 1534 है, 1534 की अगर हम बात करें तो 1534 में बंगाल का शासक हुआ करता था। 1534 में बंगाल का जो शासक हुआ करता था गयासुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन महमूद शाह से जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों ने जो चटगांव और सतगांव हुआ करता था, चटगांव और सतगांव उस समय बंदरगाह हुआ करते थे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि पुर्तगीज जब भारत में थे तो उस समय बंगाल के मतलब बंगाल में या मतलब पूछा जाएगा कि बंदरगाह जो थे वो क्या थे, या ऐसे ही पूछ लेगा कि चटगांव और सतगांव निम्न में से क्या थे? नदी था, व्यापार करने का एक ठिकाना था, या पूछ लेंगे कि जो बंदरगाह था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये उस समय का बंदरगाह था। तो इन बंदरगाहों पर गयासुद्दीन महमूद शाह से कंपनी ने क्या ले ली? अनुमति ले ली। अपनी अनुमति मतलब व्यापार करने की अनुमति ले ली। पहले व्यापार करने जिस पर अधिकार हुआ करता था तो उस पर अनुमति लेनी पड़ती थी व्यापार करने के लिए। तो इन लोगों ने उस समय अनुमति ले ली। फिर इसके बाद इन्होंने जो अपने लूट का अड्डा बनाया था। इन्होंने पूछा जाता है कि जो पुर्तगीज थे, पुर्तगालों ने अपने लूट का अड्डा किसको बनाया था? तो हुगली हुगली जो बंदरगाह था या हुगली पोर्ट जो था वो उसी को इन्होंने बंदरगाह बनाया था। अब बात करते हैं कुछ इन्होंने पद्धति लाई थी। जैसे एक पद्धति लाई थी कार्टेज आर्मेडा पद्धति। इसके द्वारा क्या हुआ करता था? इसके द्वारा जो अरबी व्यापारी थे और जो इसके द्वारा जो अरबी व्यापारी और जो भारतीय व्यापारी थे उनके जो जहाज़ थे उन जहाज़ों पर कर लगाया जाता था। लेकिन जो काली मिर्च और गोला बारूद के जहाज़ थे, गोला बारूद और काली मिर्च का जो व्यापार करने वाले जहाज़ थे उन पर कर नहीं लगाया जाता था। फिर इसके बाद एक इनकी शब्दावली आती है काफिला। सुना होगा आपने काफिला। काफिला एक इनकी शब्दावली आती है। तो वो क्या थी? काफिला ये हुआ करता था जिन पर पुर्तगालियों का अधिकार था तो उन पर जो छोटे छोटे हिस्से थे उन पर व्यापार करने के लिए किसी भी मतलब किसी भी व्यापारी या किसी भी शासक को व्यापार करने के लिए परमिट लेना पड़ता था। तो उसको काफिला कहा जाता था। तो उसी में क्या होता था, जो छोटे 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 स्थान हुआ करते थे उनको कर कर के रूप में वहाँ से परमिट लेना पड़ता था। जो अकबर था, मुग़ल बादशाह अकबर, महान मुग़ल बादशाह अकबर ने भी इस चीज़ के लिए परमिट लिया था। फिर इसके बाद बात करते हैं 1632 की। 1632 में क्योंकि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने अपने लूट का जो अड्डा बनाया था वो हुगली बनाया था। अब हुगली पर इनका अधिकार था तो अत्याचार भी फैला रहे थे क्योंकि लूट का अड्डा बनाया था। तो उस समय जो मुग़ल बादशाह हुआ था, मुग़ल बादशाह, तो वो 1632 में शाहजहाँ था। तो शाहजहाँ ने हुगली को आज़ाद करा लिया। किससे? पुर्तगालियों से, क्योंकि लूट का अड्डा बनाया था। फिर इसके बाद जो चटगांव और सतगांव था, चटगांव को तो औरंगजेब ने अपना हिस्सा बना लिया। मतलब पुर्तगालियों से चटगांव को आज़ाद करा लिया, या मतलब उससे छीन लिया, अधिकार छीन लिया। मतलब जो पुर्तगालियों का अधिकार था चटगांव और सतगांव पर उसको औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिया। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर इसी में देखें
तो जो ये लोग जो थे वो ज़्यादातर जो व्यापार करते थे वो मसालों का व्यापार करते थे, और मसालों में भी काली मिर्च का जो व्यापार थे वो बहुत मतलब बहुत ज़ोरों पर था उस समय। इससे पहले वाले हम वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा ने जो व्यापार किया था वो काली मिर्च का ही व्यापार किया था। काली मिर्च के व्यापार से उसने 60 गुना लाभ कमाया था, इसीलिए तो सारे पुर्तगाली व्यापार करने के लिए उमड़े थे यहाँ के लिए। तो तभी यहाँ पर कंपनी आई थी, तो उसी से रिलेटेड है ये कि जो ये लोग काली मिर्च का जो व्यापार करते थे वो भारत में किस हिस्से से करते थे। भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी पार्ट, पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी भाग है, मालाबार तट और कोंकण तट, मालाबार तट और कोंकण तट पे ये लोग अपना व्यापार करते थे। पूछा जाता है कि काली मिर्च का ये लोग व्यापार करते थे वो कहाँ से करते थे, ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि मालाबार तट और कोंकण तट कहाँ है, तो पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी वाला भाग है उसमें मालाबार तट और कोंकण तट स्थित है। अब बात करते हैं, जैसे ये लोग जो आए थे 1498 में आए थे, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत में सबसे बाद में यही लोग जाएंगे। तो ये लोग कब गए थे, 1961 में, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये लोग गए थे। तो पूछा जाता है कि जो जब ये गए थे तो उस समय जो गोवा का गवर्नर हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, मैनुअल एंटोनियो सिल्वा हुआ करता था। आप इतना याद रखें पेपर के लिए, सिल्वा ही याद रखें और कुछ खास याद न रखें। जब ये लोग 1961 में गए थे तो गोवा का जो गवर्नर हुआ करता था वो सिल्वा हुआ करता था। अब बात करते हैं 15 अगस्त को, मतलब भारत जब ये स्वतंत्र हुआ था, जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो बोस्सा था। बोस्सा आप याद रखें, शॉर्ट फॉर्म में केवल बोस्सा ही याद रखें। तो ये 19 आए थे 1498 में, 1498 में आए थे और ये लोग गए थे 1961 में गए थे। अब बात कर लेते हैं इनके पतन का कारण क्या था, मतलब ये छोड़कर क्यों गए थे, अंग्रेज़ों की तरह क्यों नहीं रह पाए थे। तो इनके पतन के मुख्य कारण ये हैं कि जैसे भारतीयों के प्रति इनकी जो भारतीयों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता व्यक्त करते थे, मतलब उनके धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करना था। मोटी बात ये है कि जो ये लोग जो थे, यूरोपीय जो थे, वो किस मतलब उद्देश्य इनका क्या था, उद्देश्य तो इनका केवल यही था, ज़्यादातर मेन उद्देश्य इनका था ईसाई धर्म को प्रचार व प्रसार करना। जब ईसाई धर्म को प्रचार व प्रसार करेंगे तो फिर जो हिंदू धर्म होगा वो ज़्यादा, हिंदू धर्म को मानने वाले जो होंगे वो इनका विरोध करेंगे। तो बस यही कारण था इनके, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण था कि जो नए उपनिवेश इन्होंने खोज लिए थे, नए उपनिवेश जैसे ब्राज़ील में खोज लिया था, तो इसीलिए वहाँ पर ये लोग जाने लगे थे, तो यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए इनका जो मतलब इनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कमज़ोर होती गई धीरे धीरे। फिर इसके बाद जो क्या होता था कि जो वायसराय बनते थे, यहाँ के गवर्नर जो बनते थे, उन पर पुर्तगाली जो कंपनी थी या पुर्तगाली जो राजा थे उन पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था। आगे चल के पढ़ोगे जाके, ब्रिटेन में ऐसा, ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें ऐसा नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। तो आगे 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 देखते हैं, इन्होंने कुछ अपने यहाँ पर लाए भी थे। जैसे हम तंबाकू की खेती जो थी वो यही लोग लाए थे, जहांगीर के समय में आई थी, पुर्तगाली लाए थे। पूछा जाता है कि तंबाकू की खेती जो है वो कौन लाया था, तंबाकू हमारे यहाँ इंडिया में कौन लाया, तो वो पुर्तगाली लाए थे। आलू वो भी पुर्तगाली लाए थे। जहाज निर्माण प्रक्रिया इन्होंने दी थी। और गोथिक आर्ट आपने देखा होगा, जो चर्च बने होते हैं, मंदिर जो बने होते हैं वो बिल्कुल नुकीले टाइप के होते हैं, ट्रायंगल आकार में इस टाइप में होते हैं। तो वो आर्ट जो होती है वो गोथिक आर्ट कहलाती है। तो गोथिक आर्ट जो हमने ली है वो किससे ली है, प्रिंटिंग प्रेस। गोथिक आर्ट जो ली है वो हमने किससे ली है, पुर्तगालियों से सीखी है। फिर इसके बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस भी वही लाए, पुर्तगीज लाए। पूछा जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, किस यूरोपीय को जाता है, तो पुर्तगालियों को ये श्रेय जाता है। अब बाई चांस अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस, भारत में सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस लगी थी वो कहाँ पे लगी थी, गोवा में लगी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पे था, वो गोवा में ही था। गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो लगी थी वो कब लगी थी, 1556 को, मतलब 1526 को पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी थी यहाँ पर अपने गोवा में। इसी के साथ ये जो पुर्तगीज़ थे उनका कार्यकाल ख़त्म होता है, या उनकी जो भी मतलब पतन का कारण था, जिस तरीके से आए थे, जिस तरीके से कंपनियां स्थापित की थी, इस तरीके से उनका समापन हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के जो आते हैं वो व्यापारी आते हैं डच। उनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तथा इसके बगल में जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हम जो नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप बताइए लोगों को कि यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो फ्री चल रही हैं, फ्री चल रही हैं। आप इसका अध्ययन करें, आप इसके नोट्स बनाएं, अपने जो करीबी हैं, जो ट्वेल्थ अभी उन्होंने पास किया है तो उनको भी बताएं, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसमें भी ये काम में आएगा। आप शेयर ज़रूर करिए, आप अगर नए हों तो। धन्यवाद। आप